हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 सिविक्स जो कि फर्स्ट चैप्टर संविधान लेकर आई हैं। तो आज संविधान का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में संविधान का बेसिक क्वेश्चन बता चुके हैं, जो कि वही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, तो आज संविधान का आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग तो जो खाली जगह दे रखे हैं उसका पहले हम लोग बताते हैं। ओके, देखिए, एक नंबर दे रखे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और देखिए, फर्स्ट नंबर है कि किसी व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या कहलाते हैं, तो ये आप लोग का मानवाधिकार अधिकार कहलाते हैं। ओके, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा खाली जगह सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। ओके, फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि खाली जगह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, तो यह स्वर्ण सिंह को शामिल किया गया है। ओके, यहाँ पर देख पा रहे स्वर्ण सिंह, ये 3 नंबर का आंसर है। फिर 4 नंबर में है कि संविधान के सभा खाली जगह में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक ये आप लोग अधिकारों का वर्णन किया गया। ओके, 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ओके, तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो चलिए हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिखिएगा कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार है। ओके, यहाँ लिखने के बाद आप लोग नंबर वाइज लिखिएगा। 1 नंबर कि संविधान का पालन और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। फिर सेकंड नंबर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। थर्ड में लिखिएगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। और 4 में देश की रक्षा और आह्वान किया जाना चाहिए। और 5 में लिखिएगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। तो इसमें से आप लोग कोई भी पाँच तो लिख सकते। ओके, आप लोग को 5 तो ही लिखने के लिए बोले हैं, ये मायने नहीं है कि यही सब लिखना है। इसमें से जो देख रहे हैं कोई भी 5 तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। तो 3 मौलिक अधिकारों को लिखना है, तो इतना लिख। तो जो रंगीन भाग देख रहे हैं लिखिएगा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त प्रमुख 3 मौलिक अधिकार। ओके, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त प्रमुख 3 मौलिक अधिकार लिखने के बाद 1 नंबर दीजिएगा समानता का अधिकार। तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, इसका मतलब है सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। राज्य देश की हर नागरिक को सरकार नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। फिर 2 नंबर लिखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। डैश देने के बाद लिखेंगे कि इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्त और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने का एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, ठीक है, उसके बाद झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर लिखना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। डैश देने के बाद लिखेंगे ये अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। ओके, फिर अब 3 नंबर के क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो 3 नंबर का यहाँ से लिखिएगा कि शिक्षा, रंगीन भागटो, शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। ओके,
फिर बढ़ते हैं हम 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो वैसे व्यक्ति, इसका अनुसार वैसे व्यक्ति जो वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार अधिकार कहलाते हैं। ओके, फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त आवरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यत्नापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि सम्मिलित है। मानवाधिकार अधिकार हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। फिर चलते 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता से धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन भाग लिखना है कि धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ओके, आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। देखिए 3 नंबर लिखना है यहाँ से कि रंगीन भाग इसका अनुसार संसदीय शासन प्रणाली शासन की एक व्यवस्था है जिसमें 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 ठीक है, जिसमें लिखना है आपको कि जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एवं व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, यहीं पर आपका क्वेश्चन 3 का आंसर समाप्त होता है। फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। तो रंगीन भाग लिखना है कि संवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। पिछली कक्षाओं में अपने सरकार, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में अध्ययन किया है। तो लेकिन ये वाला आप लोग नहीं लिखना है कि पिछली कक्षा में आपने स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में, ये वाला नहीं लिखना। ओके, यहाँ से लिखना है कि भारत के में सभी स्तर की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकार को है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियाँ दी गई, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। ओके, फिर पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्यवस्था कीजिए। तो देखिए इतना तक आपको रंगीन भाग लिखना क्वेश्चन देकर ही कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए। हाइफन देकर छोड़ दीजिएगा, नंबर वाइज लिखिए। 1 नंबर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारी की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे कि न्यायाधीश पदमुक्त होने
पश्चात सरकार के अधीन किसी पक्ष के ग्रहण नहीं कर सकता या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। हालांकि इस प्रावधान का कार्य उल्लंघन होता है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। 4 नंबर लिखेंगे कि न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता। ओके, फिर अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए ये वाला हैंड रिटन वाला है। ओके, 6 नंबर आंसर है कि हम इस कथन से सहमत है कि एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार होना बहुत जरूरी है। इसका निम्नलिखित कारण है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तीसरा में लिखेंगे अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो इससे बचने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते। ओके, फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्यों शामिल किया गया है। किन्हीं 3 कारणों की चर्चा करें। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित कारणों से शामिल किया गया है। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे कि मौलिक कर्तव्य देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा नंबर लिखेंगे देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा में लिखेंगे संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ओके, यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।